हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी एकदम मस्त होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम के एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के बारे में, जिससे हम पीएच ऑफ डिफरेंट एक्वस सॉल्यूशंस हम किस तरीके से निकालते हैं इसको सीखेंगे। एक मैट्रिक्स मैचिंग का सवाल है जो कि जेई एडवांस में खास तौर पे जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन है जो कि फ्यूचर ईयर में जेई एडवांस में आएगा, और आप देख लेना कि किसी ना किसी रूप में जेई एडवांस में पूछा जाएगा। तो मैं पीएच ऑफ डिफरेंट एक्वस सोल्यूशन निकालनी है, हम पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करते हैं इसको। भाई पहला पार्ट में अपना क्या कह रहा है? भाई पहले पार्ट में कह रहा है कि 10 लीटर हमने एक स्ट्रॉन्ग डायसिडिक बेस लिया, ठीक है। इतना नॉर्मल सोल्यूशन है इसका, ठीक है। इतना नॉर्मल आपका ये बेस है और ये इतनी नॉर्मेलिटी इसकी है। प्लस 5 लीटर हमने 0.08 मोलर HNO3 लिया जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड वाली मिक्सिंग है। साथ में हमने 485 लीटर 0.01 मोलर NaNO3 लिया। हालांकि जो हमने 0.01 मोलर NaNO3 लिया है खाली वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को बढ़ाएगा, लेकिन पीएच पे कोई असर नहीं डालेगा, क्योंकि ये सॉल्ट कैसा है? आपका SASB टाइप का सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का सॉल्ट है। और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप के सॉल्ट आपके न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं, पीएच पे असर नहीं डालेंगे। इन टाइप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस टाइप की जब भी मिक्सिंग होती है तो पीएच कैलकुलेशन के लिए आप नेट रिएक्शन हमेशा H++OH- गिव्स वाटर से ही सॉल्व करते हो, ठीक है। इससे ही आसानी पड़ती है। बिफोर रिएक्शन अगर हम निकालें H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, तो मोलैरिटी ऑफ HNO3 इंटू वॉल्यूम ऑफ HNO3, और एक HNO3 एक H+ दे रहा है तो हमने एक से मल्टीप्लाई करा, हमने मोल्स ऑफ H+ निकाल लिए। मोल्स ऑफ OH- निकालने के लिए एक बात ध्यान रखनी है कि नॉर्मेलिटी गिवन है, तो नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में बदलना पड़ेगा। और आपका डायएसिडिक बेस दिया है, यानी कि एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि मोलैरिटी निकालने के लिए आप नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय एन फैक्टर यानी कि 2 करोगे, यानी कि मोलैरिटी आपकी ये आ जाएगी। इनटू वॉल्यूम आप कर लोगे तो आपका मोल्स क्या आ जाएंगे? आपके बेस आ जाएंगे। अब मोल्स ऑफ OH- निकालने के लिए आप इंटू 2 कर दोगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ बेस आपका 2 OH- देता है, तो मोल्स ऑफ OH- आ गए। बिफोर रिएक्शन आपके मोल्स आ गए, तो आपका OH- यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, रिएक्शन के बाद पूरा खत्म हो जाएगा। और H+ भी उसी प्रपोर्शन में 0.3 मोल कंज्यूम हो जाएगा और 0.1 मोल बचेगा। तो आफ्टर रिएक्शन आपका 0.1 मोल H+ बचेगा और ऑब्वियसली 0.3 मोल H2O बन जाएगा। लेकिन H2O अगेन एक न्यूट्रल है, पीएच पे असर नहीं डालेगा, ठीक है। तो 0.1 मोल आपका H+ है, तो आपका 0.1 मोल H+ है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ यानी कि मोल्स ऑफ H+ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के लिए आप तीनों वॉल्यूम ऐड कर दोगे, 500 लीटर आ जाएगा। तो यहाँ से H+ की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 2 × 10⁻⁴ मोलर। तो पीएच आ जाएगा 4 - log base 10 2, log base 10 2 की वैल्यू 0.3 सब्सटीट्यूट करोगे तो पीएच आ जाएगा 3.7। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप की मिक्सिंग का एक क्वेश्चन था जो कि हमने अच्छे से डील कर लिया। तो पहले पार्ट का आंसर हमारा कितना आया? 3.7 आया, यानी कि ए आपका पी से मैच कर जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पार्ट करते हैं। भाई दूसरे पार्ट में हमसे क्या कह रहा है? दूसरे पार्ट में हमसे कह रहा है कि 10 ml हमने 0.5 मोलर RNH3Cl लिया है, ठीक है, जो कि एक सॉल्ट है, ठीक है। और 40 ml हमने क्या मिला है? 0.125 मोलर KOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इस टाइप की कैसी रिएक्शन होगी? RNH3Cl प्लस KOH एक डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन होगी, जिसको मैं आयन एक्सचेंज रिएक्शन बोलना प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? RNH3OH बनेगा और KCl बनेगा, ठीक है। अगेन हम स्टोइक्योमेट्री से निकालने की कितने मोल क्या होंगे, क्या बचेंगे, तो मोल हमने निकाल लिए। मिलीलीटर में अगर हमें वॉल्यूम गिवन है तो मिलीमोल निकाल लेते हैं। तो 5 मिलीमोल हमारे क्या आ गए? सॉल्ट क्या आ गए, और 5 ही मिलीमोल हमारे KOH क्या आ गए। तो आफ्टर रिएक्शन हमारा ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा। जो बेस है, वीक बेस है RNH3OH, वो 5 मिलीमोल बनेगा, और KCl तो आपका 5 मिलीमोल बनेगा, लेकिन वो न्यूट्रल होगा क्योंकि अगेन SASB टाइप का सॉल्ट है, तो पीएच पे कोई असर नहीं डालेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या मिला फाइनली, यानी कि RNH3OH मिला इस रिएक्शन के बाद। अब जब RNH3OH मिला इस रिएक्शन के बाद, तो RNH3OH अपना क्या करेगा? अपना बेसिक कैरेक्टर को शो करेगा। भाई अपना बेसिक कैरेक्टर को शो करेगा। बेसिक कैरेक्टर किस तरीके से शो करेगा? RNH3OH एक्वस रिवर्सिबली RNH3 प्लस देगा, प्लस OH- एक्वस देगा, और बेसिक कैरेक्टर को शो करेगा। तो इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप क्या बोल दोगे? KB बोल दोगे। यानी कि जब ये रिएक्शन स्टार्ट हुई तब हमने माना कि T = 0 टाइम था, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी बेस की? भाई 5 मिलीमोल तो ये बना था, और टोटल वॉल्यूम कितना? 10 + 40 यानी कि 50 ml हो जाएगा, और कंसेंट्रेशन निकल गई 0.1 मोलर। और ये सॉरी ये था नहीं, और टी इक्विलिब्रियम पे C में से सपोज C टूटा है तो ये C बनेगा, C बनेगा। अब बात यह है कि अपने को KB नहीं पता, तो KB हम कैसे निकालेंगे? अब इस बात को समझो, ठीक है। तो KB हम ऐसे निकालेंगे, हमें KH दिया हुआ है, गिवन डेटा है। अब KH किसका दिया? RNH3Cl का दिया। RNH3Cl क्या है? एक हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप का सॉल्ट है, ठीक है।
स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइप का सॉल्ट है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड से आया और वीक बेस हमारा किससे, RNH4OH, RNH3OH हमारा जो वीक बेस है उससे हमारा ये सॉल्ट बना है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि इसकी हाइड्रोलिसिस की, तो इसमें दो आयन है भाई, एक Cl माइनस आयन है, एक RNH3+ आयन है। ऑब्वियसली Cl माइनस जो हमारा आयन है वो वीक कॉन्जुगेट बेस है HCl का, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट वीक, और RNH3+ जो है हमारा वो कॉन्जुगेट है किसका, RNH3OH का, और RNH3OH एक वीक बेस है तो इसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड होगा। ऑब्वियसली वीक से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं होती है तो स्ट्रॉन्ग से वीक रिएक्शन होगी, और इस रिएक्शन जिसमें हाइड्रोलिसिस हो रही है यानी कि कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में अपना कैटायन अपना कैसा नेचर को शो कर रहा है, एसिडिक नेचर को शो कर रहा है। कैसे एसिडिक नेचर को शो कर रहा है भाई, H+ दे रहा है तो मतलब H+ अगर दे रहा है तो एसिडिक नेचर को शो कर रहा है, और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा KH था क्योंकि हाइड्रोलिसिस तो हो ही रही है। अब KH भी है और साथ ही एसिडिक बिहेवियर भी शो कर रहा है तो KH ही KA के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो KA किसका, RNH3+ का। ठीक है, K हमारा किसका होगा, हमारा RNH3+ का Ka है ये। ठीक है, और अगर KH Ka के बराबर है तो ऑब्वियसली किसके बराबर होगा, वो KW/Kb के, और Kb किसका होगा, आपका NH4OH का होगा। ऑब्वियसली हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि किसी भी टाइप की हाइड्रोलिसिस कभी हो रही है तो KH किसके बराबर होगा, आपका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट किसके बराबर होगा, KW/K ऑफ वीक। और यहाँ पे इस सॉल्ट में वीक कौन था, आपका बेस था, तो K आपका किसका आएगा, वीक का आएगा, यानी कि Kb आएगा, और बेस कौन सा है आपका, वीक बेस NH4OH है। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो अब जो हमारा RNH3OH है इसका अगर हमें Kb निकालना है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि KW/KH होगा। KW 10⁻⁴, KH की वैल्यू दी हुई है 10⁻⁹, तो यहाँ से Kb आ गया 10⁻⁵। ठीक है, अब क्या बात आती है, अब यहाँ पे बात आती है कि इसके बाद हमारा जो OH- है, लोग सीधा √KBC करके हमारा OH- की कॉन्सेंट्रेशन देन POH देन फर्दर pH निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे अपन को ये बात समझने की है कि ये फॉर्मूले कब वैलिड होते हैं, जब अप्रॉक्सीमेशन लगेंगे। तो अप्रॉक्सीमेशन कब लगेंगे और कब नहीं लगेंगे, ये बात अपने को क्लैरिटी के साथ समझ में आनी चाहिए। तो इसके लिए हमें अल्फा निकालना देखना पड़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना पड़ेगा। तो अल्फा हम कैसे निकालेंगे, √KB/C से। ठीक है, आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चेक कर रहे हैं हम अल्फा कितना आ रहा है। ठीक है, कि अप्रॉक्सीमेशन लगेगा नहीं लगेगा। अब हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, हमारा अल्फा आ गया 10⁻⁻2 यानी कि 0.01 आ गया। अब अगर ये अल्फा 0.05 से छोटा है, अगर ये 0.05 से छोटा है तो आपका अप्रॉक्सीमेशन लगेगा, फॉर्मूले वैलिड होंगे। लेकिन अगर अल्फा 0.05 से बड़ा आ गया तो आपका अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी होगी। ठीक है, अब ऐसा सोचो कि अल्फा 0.05 आ गया तो जनरली इस तरीके से नहीं दिया जाता है, बाकी आपको ऑप्शन डिपेंडिंग फिर आपको चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि कब फॉर्मूले नहीं लेंगे, कब फॉर्मूले नहीं लेंगे हमें पहले से ही चेक करना है। यहाँ तो छोटा आ गया तो फॉर्मूले एप्लीकेबल होंगे। तो OH- की कॉन्सेंट्रेशन √KBC, यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करके 10⁻³ मोलर, तो POH आ गया 3 और pH आपका 14-3 यानी कि आपका 11 आ गया pH। तो बी जो आपका ऑप्शन है, बी जो आपका ऑप्शन है वो किसके साथ मिल रहा है, आपका Q के साथ मिल रहा है, यानी कि बी का आपका pH अप्रोक्सीमेटली pH = 11 आ गया। तो इस भी क्वेश्चन को हमने टैकल कर लिया। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट भाई हमसे क्या कह रहा है, भाई सी पार्ट में हमने 100 ml 0.8 मोलर बाइकार्बोनेट आयन और 100 ml 0.4 मोलर कार्बोनेट आयन लिया। H2CO3 का Ka1 Ka2 हमें गिवन है। अब भाई बाइकार्बोनेट आयन को अगर हम बोलें वीक एसिड तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, हमारा कार्बोनेट आयन होगा। और किसी भी अगर सोल्यूशन में कोई वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट आपका कंपेरेबल अमाउंट्स में प्रेजेंट होंगे तो आप उस सोल्यूशन को क्या बोल दोगे, एसिडिक बफर सोल्यूशन बोल दोगे। और एसिडिक बफर सोल्यूशन का pH अपन को निकालना आता है कि pH = pK + log/10 कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। दो बातें यहाँ पे ध्यान रखने की है कि pKa में Ka कौन सा वाला लेना है। अब Ka आप उसका लोगे जो कि वीक एसिड होगा उस एसिडिक बफर सोल्यूशन में, यानी कि Ka किसका लोगे, बाइकार्बोनेट आयन का लोगे। तो H2CO3 का Ka1 तो किसके लिए, आपका Ka1 ऑफ H2CO3 है। ठीक है, ठीक है, Ka1 एक तरीके से क्या है, Ka ऑफ H2CO3 है, यानी कि जब पहला H+ निकल रहा होगा, लेकिन हमें तो कब देखना है, जब दूसरा H+ निकल रहा होगा उसका Ka देखना है, यानी कि Ka2 लेंगे H2CO3 का। तो भाई Ka2 ऑफ H2CO3 लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे हम pKa में Ka कौन सा लेंगे, Ka2 लेंगे। दूसरी बात कि log base 10, कई लोग ध्यान रखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, इससे क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि कंसंट्रेशन आपको किसका लेना है, सॉल्ट का नहीं लेना है, कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट आयन लेना है। जो भी कॉन्जुगेट आयन होगा उसको न्यूमरेटर में लेना है, डिनोमिनेटर में कंसंट्रेशन ऑफ एसिड लेना आपको, ठीक है। अब pK हमने Ka डाल दिया 4 × 10⁻11, यानी कि pKa कितना आ गया 11 माइनस log 4 प्लस log बेस 10। कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट के लिए आप क्या करोगे, अब मिलीमोल ऑफ कार्बोनेट निकाल लो, ठीक है। तो 0.4 × 100 ये क्या आ गया, मिलीमोल ऑफ कार्बोनेट अपॉन में टोटल वॉल्यूम 100 + 100 200 ml, तो यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन आ गई। सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन के लिए मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन ml से हमारे मिलीमोल्स आ गए बाइकार्बोनेट के, अपॉन में टोटल वॉल्यूम 100 + 100 200 ml से हमारी कंसंट्रेशन आ गई बाइकार्बोनेट आयन की। यहाँ पे सारी वॉल्यूम कट जाएंगी, लेकिन अपने को लिखने की हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी क्वेश्चन में ना कटे। तो यहाँ से हम log 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 log 2 लिख देंगे, और साथ में कितना बचेगा, प्लस का log हाफ बचेगा, ठीक है। प्लस का log हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का log 2 लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली pH कितना बचेगा, 11 माइनस 3 log 2, log 2 की वैल्यू 0.3 सब्सटीट्यूट करिए, pH आपका 10.1 आ जाएगा। यानी कि थर्ड जो है हमारा पार्ट है, यानी कि सी पार्ट जो है, ये किसके साथ मैच कर रहा है भाई, एस के साथ मैच कर रहा है। pH अप्रॉक्सीमेटली 10, यानी कि हमारा 10.1 आया, तो अप्रॉक्सीमेटली 10 हो जाएगा। अब चौथे पार्ट पे चलते हैं भाई। तो चौथे पार्ट में क्या कह रहा है हमें, सैचुरेटेड एक्वस सोल्यूशन COOH का होल थ्राइस, जिसका KSP हमें गिवन है, इसका हमें pH निकालना है, ठीक है। तो COOH का होल थ्राइस ये हमारा रिवर्सिबली टूटेगा, CO3 प्लस एक्वस प्लस 3OH माइनस एक्वस। इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम बोल देंगे KSP। T = 0 पे अगर इसकी C कंसंट्रेशन है तो ये नहीं है, इक्विलिब्रियम टाइम पे C में से S टूटेगा, S बनेगा 3S बनेगा। तो KSP क्या बोल दोगे, इक्विलिब्रियम पे डिफाइंड है, तो आपका क्या हो गए, CO3 प्लस की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम रेज़ टू पावर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस एट इक्विलिब्रियम रेज़ टू पावर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, यानी कि KSP कितना आ जाएगा, S रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3S का होल क्यूब, यानी कि KSP का एक्सप्रेशन आ गया 27S की पावर 4। KSP की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, S की वैल्यू निकालोगे, 10⁻11 मोलर आपकी आ जाएगी बड़े आराम से, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको pH निकालना है। तो आपको OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी है, 3S हो यहाँ से, तो OH माइनस की कंसंट्रेशन 3S, तो सब्सटीट्यूट करोगे S की वैल्यू 10⁻11 मोलर, तो OH माइनस कितना आ जाएगा, 3 × 10⁻11 मोलर। तो POH कितना आ जाएगा, 11 माइनस log 3, pH आप क्या करोगे 14 माइनस POH, यानी कि 3 + log 3 की वैल्यू 0.48, यानी कि pH 3.48 आ गया। और यहाँ पे आपका आंसर गलत हो गया। अब क्यों गलत हो गया, क्योंकि OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी आई, 3 × 10⁻11 मोलर। अपने को एक बात समझने आनी चाहिए कि जो हमारा एसिड से मिलने वाला H+ है, जो बेस से मिलने वाला H+ है, या कोई सॉल्ट से मिलने वाला हमारा H+ है या OH माइनस है, वो अगर बहुत ज़्यादा यानी कि 10⁻2 मोलर, 10⁻3 मोलर, 4 मोलर, 5 मोलर इस टाइप का है, तो आप वाटर से मिलने वाले H+ और OH माइनस को नेग्लेक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन अगर एसिड बेस या सॉल्ट से मिलने वाला H+ या OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻6 मोलर, -7 मोलर, -8 मोलर इस तरीके से, तो आप वाटर से मिलने वाले OH माइनस और H+ को निगलेक्ट नहीं करते हो, ना ही एसिड बेस सॉल्ट से मिलने वाले H+ और OH माइनस को निगलेक्ट करते हो। दोनों कंपेरेबल होते हैं, दोनों को इंक्लूड करके चलते हो। लेकिन अगर ऐसा है कि आपका एसिड बेस या सॉल्ट से मिलने वाला H+ या OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन वाटर के H+ और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन से बहुत कम है, तो सॉल्ट या एसिड या बेस से मिलने वाले H+ या OH माइनस को आपको निगलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंट क्या है भाई, वाटर से मिलने वाला OH माइनस, तो वाटर से मिलने वाला OH माइनस सिग्निफिकेंट है। तो आपका अप्रॉक्सीमेटली जो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10⁻7 मोलर ही हो जाएगी। सॉल्ट से मिलने वाला OH माइनस नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि POH अप्रॉक्सीमेटली 7 आ जाएगा और pH अप्रॉक्सीमेटली 7 ही होगा। 14 माइनस POH करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अपने को कब किसको निगलेक्ट करना है और कब दोनों को निगलेक्ट नहीं करना है, ये बात अपने को क्लैरिटी से समझ में आनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों के गलत होंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा pH अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया, 7 आ गया। तो यानी कि डी ऑप्शन, डी पार्ट जो है आपका, इसका क्या आ गया, आपका R आ गया। तो A का P आ गया, B का आपका Q आ गया, C का आपका क्या आ गया, S आ गया, और D का आपका R आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमने डिफरेंट एक्वस सॉल्यूशंस के लिए pH कैलकुलेशंस को देखा। थोड़ी सी कई बार चीज़ें ट्रिकी हो जाती हैं, तो अगर आप कोई पार्ट को भूल गए हो तो आप ज़रूर जाके एक बार थ्योरी रिवाइज करो और दोबारा क्वेश्चन पे वापस आओ। बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, इसके आगे हम और क्वेश्चंस और टॉपिक्स को डील करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।